संस्कृति को आगे बढ़ाने और उसे जीवंत बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता ही आदिवासी विकास के तय करती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं हमारे दर्शक कि आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य में हम अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किए हैं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रोफेसर निस्तार कुजूर जी। तो सबसे पहले हम कुजूर जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। नमस्कार आपका। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो हमारा विश्व आदिवासी दिवस है, आखिर क्या वजह थी कि हम इसे आज के ही दिन मनाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए सर। 9 अगस्त को ही आदिवासी दिवस मनाने के पीछे वास्तव में देखा जाए जी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1994 को विश्व आदिवासी दिवस की उन्होंने घोषणा की थी जी। और इस घोषणा के पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ के 1982 का जो महासभा बैठक हुई थी जी, उसमें प्रथम बार जनजाति समुदाय के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रथम बैठक था और उसमें वैश्विक स्तर पर जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, वहाँ के नामित जो भी सदस्य हैं, वो सब वहाँ पे उपस्थित थे और उनके द्वारा जनजातियों को सुरक्षित कैसे किया जाए, जनजातियों को अधिकार कैसे दिया जाए, इसके ऊपर गहन चिंतन मनन हुआ था। और इसी के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1994 को विश्व आदिवासी दिवस का घोषणा किया। इसीलिए आज हम पूरा विश्व में आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है, इनके लिए क्या महत्व है ये विश्व आदिवासी दिवस का, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। जैसे कि मैं बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जनजातियों के लिए यह विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया है। केवल एक घोषणा तक सीमित नहीं है। इस घोषणा में यदि हम देखें तो जनजातियों के अधिकार, जनजातियों की संस्कृति, जनजाति सोसाइटी को कैसे संरक्षित किया जाए, बिल्कुल। तो इस संदर्भ में आज हम यदि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के भी जनजाति यहाँ लगभग 33 जातियाँ निवास करती है। तो यहाँ पे सरकार के कई योजनाएं हैं। जैसे कुछ योजनाओं के आप नाम बताते हैं तो जैसे हम हमारे दर्शक जान। बिल्कुल। जैसे हम पेशा एक्ट की बात करें, जी जी, और अभी जो स्कॉलर से छात्रवृत्ति से संबंधित कई योजनाएं हैं। जैसे ऊपर लेवल का मैं बात करूं तो राष्ट्रीय जनजाति फेलोशिप जी जी, यूनिवर्सिटी लेवल का है, वो विश्वविद्यालय लेवल का है। पीएचडी वगैरह में वो छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो एक जो कमज़ोर जनजाति वर्ग का जो व्यक्ति हायर एजुकेशन में आता है और उस लेवल पर वह चूँकि वहाँ काफ़ी खर्चे होते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो छात्रवृत्ति है, पहले उसका नाम राजीव गांधी फेलोशिप करके हुआ करता था, अभी उसको नेशनल फेलोशिप कर दिया है। तो देश के कई ऐसे होनहार जो जनजाति बच्चे हैं जो कि अलग अलग विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनको ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और नीचे स्तर पर देखें तो ये जो मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और प्री मैट्रिक छात्रावास और छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक वितरण, ये सारे योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित ये योजनाएं चल रही हैं और इनका जनजाति समुदाय को इसका लाभ मिल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि केंद्र सरकार का यहाँ पर काफ़ी जो चल रही हैं योजनाएं, इन योजनाओं का लाभ भी छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि उनके जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो ये नई नई योजनाएं बन रही है उनके लाभ के लिए, तो क्या इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी समुदाय हैं उनको कितना पड़ रहा है, इस पर थोड़ा आप बताइए सर। बिल्कुल। जनजाति समुदाय की, जैसे कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड योजना का बताया जी, और कई योजना है जैसे पीडीएस जी,
और अभी कई नया नया योजना आया है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना, जन धन योजना जी। और ये बीपीएल परिवारों के लिए जो पीडीएस सिस्टम है, ये पूरा जो बीपीएल परिवार है, चाहे वो जनजाति समुदाय हो चाहे गैर जनजाति समुदाय हो, और इसी तरीक़ा से मनरेगा योजना है। ये तमाम योजनाओं का जनजाति समुदाय के लोगों को उनका लाभ मिल रहा है, लेकिन आज भी वैसे कुछ मजबूत योजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन सरकार धीरे धीरे करके योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। और इसमें जैसे हम संयुक्त राष्ट्र की जो जनजातियों के लिए जो प्रावधान किया है घोषणा में, उसके संदर्भ में देखें तो मैं पेशा एक्ट को यहाँ बताना चाहूँगा। पेशा एक्ट, चूँकि पेशा एक्ट जो आया था उसमें जनजातियों के लिए स्वयं के द्वारा उनका स्थानीय लेवल का एक सरकार होगा, जिसमें जनजाति जो वन क्षेत्र में या जहाँ भी उनका निवास है उनका स्वयं का पंचायत होगा, उनका स्वयं का सरकार होगा, और जो भी उनका व्यक्तिगत डेवलपमेंट, सामुदायिक डेवलपमेंट के लिए वो लोग स्वयं विचार करेंगे। और ग्राम सभा को उसमें मजबूत करने की बात उसमें कहा गया है। तो यदि ये पेशा एक्ट हुआ और ये वन कानून, इसके ऊपर यदि सरकार और बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों को देखें तो अधिकांश जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, जैसे जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, पूरा बस्तर, और इधर हम सरगुजा संभाग में देखें तो वो भी वन क्षेत्र हैं। बिल्कुल। और वन क्षेत्र में रहने के कारण कई बार जो मैदानी क्षेत्र में हम डेवलपमेंट देखते हैं उस तरह का डेवलपमेंट वहाँ नहीं हुआ है, और उसके कारण कई बार सरकार के योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल पाती है। बिल्कुल सही। इस दिशा में वैसे देखा जाए तो अभी बहुत कुछ काम करने की और आवश्यकता महसूस होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम मैदानी क्षेत्रों में तो लाभ मिल जाता है आदिवासियों को, लेकिन पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, जैसे उरांव जनजाति है, वहाँ के जसपुर के हैं, पहाड़ी एरिया है, तो उनको या तो सुगम रास्ता नहीं है, या जो भी परेशानियाँ प्राकृतिक तो है ही, प्राकृतिक परेशानी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ के आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है, भाषा है, काफ़ी समृद्धशाली है। तो इसको संरक्षित करने की दिशा में आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या होना चाहिए आगे, हम भविष्य में क्या करें कि हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की संस्कृति और भाषा विलुप्त न हो जाए? ये मैं जानना चाहूँगी कि इस दिशा में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं सर, उस बारे में आप कृपया बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे जनजाति समुदाय रही है। विलुप्त होने के पीछे रीजन ये काम करता है कि नगरी संस्कृति, ये नगरी संस्कृति और बाहरी सोसाइटी का यदि जनजाति समुदाय से ज़्यादा संपर्क होता है, ऐसे स्थिति में वो लोगों की जो पारंपरिक संस्कृति है, जैसे घोटुल, युवागिरी है, यस, उसके बाद में हम देखें इधर जसपुर का घुमकुरिया, बिल्कुल, आज ये विलुप्त के कगार पर है और विलुप्त हो चुका है, ऐसे भी माना जाता है। लेकिन यदि वास्तव में आप देखेंगे तो ये वास्तव में वो केंद्र थे जहाँ पे कि जनजाति संस्कृति को यह संरक्षित रखता था। नए जो पीढ़ी आते थे, युवा पीढ़ी, उनको उससे परिचित कराता था, संस्कृति का एक तरीका से सामाजिकरण करता था। तो वहाँ यूथ में रह करके, घोटुल में रह करके, युवा गृह में रह करके बहुत कुछ ऐसे चीज़ों को वो सीखते थे, और वो आज की स्थिति में नहीं है। आज हमें यदि इनको संरक्षित करना है तो हमें प्रयास करना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए, और जनजातियों को स्वयं प्रयास करना चाहिए कि जैसे बस्तर और सरगुजा, इन क्षेत्रों में उनके संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे कि उनका जो पारंपरिक जिस अवसर पर वो तीज त्यौहार मनाते हैं, ऐसे मौक़ों पर शासन उसको कवरेज करे, समाचार चैनल उसको करे, गवर्नमेंट उसको प्राथमिकता दे, और ऐसे करने से धीरे धीरे करके जो नया पीढ़ी आएगा, और एक तो उनको मंच मिलेगा, मतलब एक विकसित मंच मिलेगा ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर, और उससे ये होगा कि नया पीढ़ी आ रहा है उस चीज़ों को, जैसे भाषा,
यदि हम भाषा की बात करें, भाषा एक संस्कृति का वाहक होती है, ऐसे कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि भाषा, जैसे नए बच्चे आ रहे हैं जनजातियों की ही, जैसे मैं बताऊं तो उरांव जनजाति के कई आज लोग शहरी क्षेत्र में होंगे, गोंड जनजाति के कई लोग शहरी क्षेत्र में होंगे नौकरी पेशा में। लेकिन आज हम जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, ऐसे जनजाति के जो बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जनजाति संस्कृति को कहाँ तक वो सीख पा रहे होंगे, कहाँ तक बोल पा रहे होंगे। तो हमें ज़मीनी स्तर पर इसके लिए काम करना होगा, जिससे कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पारंपरिक तीज त्यौहार, यहाँ के पारंपरिक पहनावा, यहाँ के पारंपरिक खान पान, बिल्कुल ये सारी चीज़ों को संरक्षित किया जा सके। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मुझे याद आ रहा है कि बस्तर का भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि अपना जो रथ यात्रा चलती है, आपको पता ही होगा दशहरा वहाँ का कितना प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, जो कि 75 दिन का यह मनाया जाता है। तो जो विश्व में भी प्रचलित है, तो हमको उसको और आगे बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। मैं दशहरा की ही बात नहीं करूंगी, वहाँ का गोंचा पर्व है, वहाँ का जो हल्बा जनजाति की अपनी एक भाषा है, गोंड भाषा है, तो उनके संरक्षण के लिए हम और क्या प्रयास कर सकते हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे। उनकी भाषा के संदर्भ में, उनकी संस्कृति के संदर्भ में, उनके संरक्षण के दिशा में यदि हम बात करें तो यही है कि मैं बता चुका कि उनका ज़मीन स्तर पर, परिवार लेवल पर, जैसे परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, ऐसे सदस्यों के द्वारा अपने परिवार के जो छोटे सदस्य हैं उनको भाषा से परिचित किया जाए, उनकी सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उसको पार्टिसिपेंट वो करें, इससे बच्चे लोग देख करके सीखेंगे। दूसरी बात ये भी है कि स्थानीय स्तर पर बड़े आयोजन किया जाए, स्थानीय स्तर पर बड़े आयोजन किया जाएगा तो उसको बच्चे लोग देखेंगे और बच्चे लोग देख करके उसको जैसे जैसे बड़े होंगे उसका अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। तीसरी मेन बात ये भी है उसमें कि जैसे ग्राम लेवल पर हम जनजाति संस्कृति को यदि हम संरक्षित करना होगा तो ग्राम लेवल पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे व्यवस्था किया जाए जहाँ की, जैसे घोटुल के ऊपर हमने बात किया, घोटुल के मतलब जनजाति बहुल जो पंचायत है जी। ऐसे पंचायत में ऐसे कुछ भवन बनाए जाए, सामुदायिक भवन बनाए जाए, बिल्कुल जैसे गोंड सामुदायिक भवन, उरांव सामुदायिक भवन, ऐसे बनाया जाए और वो 50, 60, 100 साल पहले की जो वाद्य यंत्र से संबंधित पारंपरिक गीतों की लिस्ट वहाँ रहे और इस तरीक़ा से कुछ किया जा सकता है। इससे क्या होगा, आसपास के जो लोग होंगे, चूँकि वहाँ पे मंच होगी गांव के लोगों के लिए, और वहाँ मंच होने से ये होगा कि वहाँ पे साल में 1-2 बार प्रोग्राम होगा, उसमें आसपास के और जो नगरों में हैं वो सारे लोगों की वहाँ उपस्थिति होगी, उस ट्राइब के लोगों का। तो उससे अपने लैंग्वेज में उनके जो स्वयं की समाज भाषा है, उनकी पारंपरिक स्वयं की जो क्रियाकलाप है, वो तमाम चीज़ों को वहाँ इस तरह का, हालांकि हम आप जानते होंगे कि आखड़ा का चलन रहा है जी, बिल्कुल। आखड़ा जो कि उरांव जनजाति का है, उरांव जनजाति का जो ये आखड़ा है वो एक तरीक़ा से पारंपरिक वह नृत्य, युवाओं का नाच गान करने का स्थान रहा है, उसको एक बार फिर से जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको यदि हम जीवित करने में कामयाब हो जाता है जनजाति समुदाय, तो इससे ये होगा कि नया पीढ़ी को आगे कई साल उस संस्कृति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। बिल्कुल ऐसे सोचता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कोई भी समुदाय का संस्कृति और जो भाषा है वही उस समाज को जीवित रखती है। बहुत सही कहा सर, और इस बात को हम सभी मानते हैं। अभी हमने जैसे चर्चा की, संस्कृति की चर्चा की, हमने भाषा की चर्चा की, तो इसमें मुझे एक खास बात हम कह सकते हैं कि इतनी बातें जो हमने की है, तो एक तरह से हम उनके आर्थिक पहलू को भी नहीं छोड़ सकते, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी समाज के लिए समुदाय की रीढ़ की हड्डी यही है, आर्थिक पहलू।
अगर वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध होता है तो तभी वह संरक्षित रह पाएगा। अगर वो खुद गरीब है, अशिक्षित है और पोषण विहीन है, तो वो समाज को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो आर्थिक पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो इस विषय पर आपकी क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं सर? कुछ बताइए सर इस विषय पर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जनजाति जो जीवन शैली में वह उनका आर्थिक जीवन भी पारंपरिक रहा है, क्योंकि जैसे हम मैदानी छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो यदि किसान भी है तो यहाँ पे 100% एग्रीकल्चर लैंड सिंचित है। बिल्कुल। और सिंचित होने से सरकार के द्वारा जितने भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं जी, वो सबका यहाँ के लोगों को लाभ मिल जाता है। लेकिन बस्तर की बात करें, सरगुजा की यदि हम बात करें तो वहाँ सिंचाई साधनों की कमी है और उनका पारंपरिक जीवन वनोपज संग्रहण, अल्प मात्रा में कृषि और विभिन्न प्रकार के वनोपज संग्रहण, तेंदुपत्ता, आज भी दूर दराज के जो जनजाति समुदाय है इनका संकलन अभी भी जनजातियों में जी चलन है। बिल्कुल सर। मतलब कह सकते हैं कि जो लघु वनोपज है, अगर लघु वनोपज फायदे में होता तो उसका सीधा प्रभाव हमारे आदिवासी समुदाय को मिलता है, तो लघु वनोपज से उन्हें सीधा जोड़ा जाए ताकि उसका फायदा सीधे तौर पर आदिवासी को मिल जाए। जी जी, आपका शायद यही कहना है। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वनोपज जनजाति क्षेत्र के जनजाति लोगों के आर्थिक एक प्रमुख जरिया है। तो यदि ऐसे कुछ किया जाए जिससे कि जनजाति समुदाय के लोग ही वनोपज पर खरीदी करें, समिति के या कुछ ऐसे बना करके, बिचौलिए हैं इनको हटा दिया जाए। जी, और जनजाति समुदाय के द्वारा ही उस वनोपज का एक तरीका से प्रोसेसिंग किया जाए। जैसे हम देखते पेपर में हम देख रहे थे कि बस्तर का एक लड़की है, पता नहीं जनजाति है या गैर जनजाति है, लेकिन वो महुआ की लड्डू बनाने वाली हैं और वो अमेरिका USA में बेचने के लिए वो एक तरीका से टाई अप हुआ है। तो इस तरह से यदि हम प्रत्येक वनों में बहुत सारे वनोपज है, जैसे लाख जनजाति क्षेत्रों में लाख की उत्पादन बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप लाख को देखेंगे तो लाख कभी कभी 500 रुपया किलो, 1000 रुपया किलो और कुछ लाख 1500 रुपया किलो भी होते हैं। बिल्कुल, मतलब इतना महंगा प्रोडक्शन है। और ये इसका मतलब ये है कि लाख से बहुत कुछ किया जा सकता है। बाजार की उपलब्धता नहीं है, ये कह सकते हैं हम कि अगर हम आदिवासी समुदाय को अगर हम मार्केटिंग करते हैं और इन्हें एक बाजार उपलब्ध कराते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सीधा प्रभाव आदिवासियों के जीवन शैली पर, आर्थिक पहलुओं को मजबूत बनाने के लिए पड़ता है, जैसा मैं समझ रही हूँ। तो इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है कि उनके आर्थिक पहलुओं को देखते हुए कि कैसे वो फायदा ले सीधे तौर पर, तो हम लघु वनोपज से उन्हें जोड़ सकते हैं। लघु वनोपज कारगर हो सकता है। इन्हें छोटे छोटे समूहों में गठित कर दिया जाए और प्रत्येक समूह के लिए कुछ अनुदान प्रारंभिक स्तर पर दिया जाए और धीरे धीरे करके उनमें स्वयं आर्थिक स्तर या आर्थिक जो पूंजी है उसको हासिल कर लेने के पश्चात ये लोग स्वयं उस दिशा में दौड़ने लगेंगे। और जैसे मैं प्रोसेसिंग की बात किया तो बहुत सारे जो वनोपज संग्रहण है उससे कुछ ना कुछ हम वस्तु, खाने की वस्तु और जो भी वस्तुएं बनाई जाती है उस दिशा में हमें सोचना चाहिए। इससे क्या है, वनोपज से जनजातियों को कई स्तर का रोजगार मिलेगा। एक तो प्रारंभिक स्तर पर जो संकलन कर रहा है उसको अमाउंट मिल जाएगा और एक समूह है जो कि प्रारंभिक स्तर में जो संकलित किए हैं वो उनका वनोपज को वो खरीदी का काम करेगा। उसके बाद में वो खरीद करके वो जो प्रोडक्शन कुछ बना रहा है, कुछ वस्तु बना रहा है वनोपज से, ऐसे किया जाता है। तो यदि सरकार इसमें मदद करती है, सपोर्ट करती है
तो ये प्रोडक्शन को वैश्विक स्तर के बाजारों में बेचा जा सकता है। कितनी अच्छी बात कही सर आपने कि कुल मिला के बिचौलियों को हटाया जाए और सीधे उन्हें जोड़ा जाए। जो उनकी प्लानिंग है, गवर्नमेंट की प्लानिंग है, उनसे हमको आदिवासी समूह को सीधे जोड़ना है ताकि उनको पूरा का पूरा फायदा उठा सके और हमारा आदिवासी समुदाय आगे बढ़ सके। बहुत ही अच्छी बात सर आपने कही। और ये आपने जो बातें बताई हैं इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं सर कि उनका जो, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि एक शिक्षित समाज ही एक विकसित समाज बनता है। तो आदिवासी समाज जो हमारा है तो वहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है तो हम सब जान ही रहे हैं, देख रहे हैं। तो उनके शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए कि वो आगे बढ़ें, उसके विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप बताइए सर इस बारे में। शिक्षा के संदर्भ में सरकार वैसे प्रयास कर रही है, लेकिन यदि हम ऊपरी तौर पर देखें जी, लिटरेसी रेट को ही हम देख लें, साक्षरता दर को ही देखें, तो छत्तीसगढ़ में अभी जो लिटरेसी रेट है वो 71.04% है, जबकि यहाँ पे जनजाति जनसंख्या साक्षरता दर को हम देखें तो उसमें लगभग 11% लगभग की कमी है। मतलब ये 59.1% है, मतलब 11.1% साक्षरता दर की गैप है छत्तीसगढ़ के ओवरऑल साक्षरता दर और जनजातियों के साक्षरता दर में 11.1% का है। इसी को यदि हम नेशनल लेवल में देखें तो नेशनल लेवल में लगभग 74% ओवरऑल साक्षरता दर है, लेकिन जनजातियों का देखें तो वहाँ पे भी 59 पॉइंट कुछ साक्षरता दर है। हालांकि शैक्षणिक दृष्टि संरचनात्मक विकास की दृष्टि से हम बात करें तो सरकार इस समय काम कर रही है। जैसे जगदल बस्तर एरिया में देखें तो वहाँ पोटा केबिन स्कूल हैं, तो पोटा केबिन को थोड़ा सा पंचायत स्तर पर उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पोटा केबिन कहाँ है, या तो वो जिला स्तर पर है या तो विकास खंड स्तर पर है। उसको वास्तव में पंचायत स्तर तक यदि हम पहुंचाने में कामयाब होते हैं, ऐसी स्थिति में वास्तव में वहाँ की जो गरीब जो तबके के जो परिवार हैं, जनजाति परिवार हैं, वो बच्चे वहाँ जुड़ पाएंगे। और इसी तरीका सब सरगुजा संभाग में देखेंगे तो यहाँ पे आश्रमशाला कार्यक्रम चल रहा है शिक्षा के विकास के लिए। तो ये आश्रमशाला योजना, ये योजना वास्तव में पंचायत स्तर पर विकास खंड स्तर पर ये काम कर रहे हैं और इससे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ हमें जनजातियों में जो ड्रॉप आउट रेट है इस दिशा में भी हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट को जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम इनके शिक्षा के स्तर को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये लोग मिडिल या हाई स्कूल लेवल तक का शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद में ये लोग या तो 11वीं या 12वीं पहुंचने से पहले लोग स्कूल छोड़ देते हैं। बहुत लोग 8वीं में छोड़ देते हैं, बहुत लोग 4वीं 5वीं में छोड़ देते हैं। तो वास्तव में इनके माता पिता और इस क्षेत्र के लोगों को जो संस्थाओं के जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे सरपंच हुए, शिक्षक हुए, पटवारी हुए और जो गार्जियन हुए, इन सारे लोगों को पंचायत और मिडिल स्कूल लेवल पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यदि अच्छा से किया जाए, मतलब अपने बच्चे को जितना हम ध्यान देते हैं बिल्कुल सर, उस तरह से यदि सरकारी अमला थोड़ा सा काम कर देती है ग्रामीण लेवल पर, तो मेरे को लगता है कि ये बच्चों के प्रवेश दर को भी हम बढ़ा पाएंगे और ड्रॉप आउट जो दर है उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्या बात कहा सर आपने, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उन्हें हमें जोड़ना होगा समाज से, और इसके लिए सरकार को और हम सभी को प्रयास करना होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, और आप हमारे बीच आए और आपने बहुत ही अच्छी नई जानकारियाँ हमें बताई आदिवासी विकास के लिए। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और हम आगे भी इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे। आज हमारे बीच डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निस्तार कुजूर जी आए हैं और हमने इनसे नई जानकारियां भी प्राप्त की, और भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि हमें इसी तरह जानकारियां मिलेंगी। इसी के साथ ही मंजू चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।